नए साल को शुरू हुए 2 दिन नहीं बीते थे कि हमें वीकेंड पे ऑफिस आना पड़ा। दुनिया एक नई जंग में दाखिल हो गई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। एक संप्रभु देश पर हमला। अमेरिकी सैनिक इस हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अगवा करके साथ ले गए। मदुरो के साथ ट्रंप ने उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी अगवा करवाया है। आपको अगवा करवाया है सुनकर हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन सोचिए, अगर जिनपिंग के सैनिक भूटान में घुसकर वहां के राजा को अपने साथ ले जाएं तो आप क्या कहेंगे? कैप्चर किया है, अरेस्ट किया है, डिटेन किया है या अगवा किया है? 3 जनवरी 2026 की रात वेनेजुएला में जो हुआ उसकी तुलना 1989 के पैनामा इन्वेजन से की जा रही है। तब अमेरिका ने तानाशाह जनरल मैनुएल नोरिएगा को गिरफ्तार किया था। अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपने जूते की नोक पर रखता था उस जमाने में, लेकिन वेनेजुएला के साथ ये सब 21वीं सदी में 25 साल पूरे होने के बाद 2026 के पहले महीने में हुआ है, पहले हफ्ते में। स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 2 बजे काराकास और आसपास के इलाकों में तेज धमाकों के साथ जोर जोर से आवाज़ें आने लगीं। रोशनी हुई आसमान में। पहले लोगों को लगा कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि आसमान में उड़ रहे जेट्स, हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला के नहीं थे। राजधानी के कई हिस्सों में बिजली चली गई। सोशल मीडिया पर वीडियोस आने लगे जिसमें काले धुएं के गुब्बार, चमकते विस्फोट और लोगों की घबराई हुई आवाज़ें सुनाई देती थी। करीब 1.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। वेनेजुएला में तब रात थी, हमारे यहाँ दिन। वेनेजुएला कह चुका था कि ये हमला अमेरिका ने किया है और ये बात दुनिया को पता भी थी कि हमला अमेरिका ने ही किया है, लेकिन इंतजार था एक कंफर्मेशन का, जो अमेरिका में सूरज निकलते ही प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रूथ सोशल अकाउंट से आ गया। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ लार्ज स्केल स्ट्राइक की है और इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया जा रहा है। ट्रंप ने भी कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिकी सेना और अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मोस्ट प्रोबेबली डीए के साथ मिलकर किया गया है। उस समय तक न पेंटागन की ओर से कोई ब्रीफिंग थी, न व्हाइट हाउस की कोई प्रेस रिलीज, लेकिन ट्रंप का यह बयान पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। कुछ ही मिनटों बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप से फ़ोन पर बात की। सिर्फ 50 सेकंड की इस बात में ट्रंप ने कहा कि ब्रिलियंट ऑपरेशन था जिसकी बहुत अच्छी प्लानिंग की गई थी और इसमें बेहतरीन लोग शामिल थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कांग्रेस से इसकी अनुमति ली थी या अब वेनेजुएला में आगे क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा कि वो इन सवालों का जवाब मार-ए-लगो से होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, जहां ट्रंप रहते हैं। एक तरफ अमेरिका में इस हमले को सेलिब्रेट किया जा रहा था, वहीं वेनेजुएला में हालात बिल्कुल उल्टे थे। सरकार ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी। सरकारी बयान में कहा गया कि अमेरिका ने काराकास के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ला गुआइरा जैसे राज्यों में भी हमले किए हैं। खास तौर पर राजधानी में फोर्ट तियोना और ला कार्लोटा जैसे अहम सैन्य ठिकानों के आसपास धमाकों की पुष्टि भी की गई। ये दोनों ठिकाने वेनेजुएला की सैनिक ताकत के केंद्र माने जाते हैं। वेनेजुएला में इसे इंपीरियलिस्ट अटैक कहा जा रहा है और अपने नागरिकों से इसके खिलाफ एकजुट होने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या वेनेजुएला अमेरिका जैसी ताकत के सामने टिक सकता है? मदुरो तो सपत्नीक उठा लिए गए, अब कौन वेनेजुएला की सरकार चलाएगा? क्या अमेरिका वहां अपनी पिट्ठू सरकार बनाएगा? और क्या मदुरो को बचाने रूस या चीन जैसे देश आएंगे? एक डेलीगेशन मिला भी था कुछ घंटों पहले चीन का उनसे, अबडक्शन से कुछ ही घंटे पहले। ये भी हम जानेंगे कि भारत पर यूक्रेन वॉर पर लाइन साफ करने का दबाव डालने की जिनकी मांग थी, यूरोप, इनकी घिग्गी क्यों बंधी हुई है? वो कुछ क्यों नहीं कह पा रहे इन हमलों के बाद में? आज के शो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। कई तरह के सवाल हैं वेनेजुएला में जो हुआ है उसको लेकर के। कुछ के जवाब हम थोड़े बहुत जानते हैं, कुछ के एकदम नहीं जानते। जैसे ये बात दुनिया जानती थी कि आज न कल वेनेजुएला पर कोई कार्रवाई होगी, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो नहीं है। चिंता करने वाली बात है, लेकिन चौंकाने वाली नहीं, क्योंकि अमेरिका का जिस तरह का इतिहास रहा है उसका काम करने का तरीका यही है कि जब बातचीत से बात न बने तो ताकत का इस्तेमाल करो। दुनिया क्या सोचती है, वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, ये सारे नियम रूस और चीन के लिए हैं, अमेरिका के लिए नहीं। ग्रेविटी के रूल्स अमेरिका पे अप्लाई नहीं होते हैं। राजदूत के दर्शक ये भी जानते हैं कि ट्रंप जब से आए हैं वो मदुरो के पीछे पड़े हैं। ट्रंप मदुरो को आतंकवादी कहते हैं कि ड्रग कार्टेल चलाते हैं, अमेरिका में ड्रग सप्लाई करते हैं। इन सब बातों पर हम आगे आएंगे।
कहने का मतलब ये कि दुनिया को इस बात का इल्म था कि वेनेजुएला पर हमला हो सकता है और प्रेसिडेंट मदुरो को भी इस बात का इल्म था कि आज नहीं तो कल उनको टारगेट किया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया था। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक मदुरो ने अपने आसपास के लोगों की संख्या बहुत सीमित कर दी थी, सर्कल को टाइट कर लिया था। उनके साथ रहने वाले सर्कल को टाइट इसलिए किया गया था ताकि किसी भी तरह की जानकारी बाहर न जाने पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मदुरो लगातार अपनी लोकेशन बदलते थे। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपने ही देश में छिपने को मजबूर है। एक ही इमारत या एक ही कमरे में ज़्यादा देर नहीं रुकते थे, यहाँ तक कि वो एक ही बिस्तर पर नहीं सोते थे और रात में कई बार जगह भी बदलते थे ताकि ड्रोन, सैटेलाइट या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से बच सकें। बीबीसी लाइव पर वेनेजुएला के सिक्योरिटी एक्सपर्ट बता रही थी कि मदुरो के रहने के लिए आधिकारिक तौर पर तो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ का प्रेसिडेंशियल पैलेस, लेकिन असल में वो कहाँ रहते थे इसकी जानकारी किसी को नहीं होती थी। इसलिए इस बात का अंदेशा खूब जताया जा रहा है कि मदुरो की जासूसी हुई होगी। जासूसी वाली बात अभी तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह के बड़े ऑपरेशंस में बिना ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं जासूसी, उसके बिना ये प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का अपना रोल होता है, लेकिन एक्यूरेट जानकारी इंसान देते हैं। जून 2025 में जब यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब लॉन्च किया था तो उसमें रूस के दर्जनों फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया था, बॉम्बर्स को। तब यूक्रेन ने खुलकर स्वीकार किया था कि ये काम बिना इंटेलिजेंस के संभव नहीं हो पाता। फिर ईरान और लेबनान पर जिस तरह के हमले इसराइल ने 2024 और 25 में किए, उसमें भी बड़ी संख्या में जासूसों का इस्तेमाल हुआ। उनसे मिले इंटेल के आधार पर हिजबुल्ला और ईरान के कमांडर्स की सटीक लोकेशन मिली। इसलिए बहुत संभव है कि इस ऑपरेशन में भी मदुरो की लोकेशन किसी ने बताई हो। कौन बता सकता है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं, जैसे वेनेजुएला का विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचादो, ये ट्रंप का समर्थन करती रही है। जब ट्रंप ने वेनेजुएला से आ रही बोट्स पर हमला किया, वहाँ के नागरिकों को मारा, मारिया मचादो ने ट्रंप का समर्थन किया था। अब जब उनके देश पर ट्रंप ने हमला किया है तो उन्होंने बयान देने से इनकार किया शुरुआती कुछ घंटों में। एक थ्योरी इसके ठीक उलट है कि विपक्ष ने नहीं, सरकार ने लीक किया है। थ्योरी ये है कि वेनेजुएला के सिस्टम ने ही मदुरो को कुर्बान कर दिया ताकि एक लंबी और सघन अमेरिकी कार्रवाई से बचा जा सके। अगर बाप का सौदा करके बेटे जी सकते हैं तो कर दो वाला लॉजिक। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, ये कयास है, अभी बात स्पष्ट नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसलिए इंटेलिजेंस लीक जैसी बातों पर खुद अमेरिका भी बात करने से बच रहा है। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि अमेरिका पिछले कई महीनों से मदुरो के मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए था और उसके पास सटीक इंटेलिजेंस थी। अब इंटेलिजेंस तो अहम था, लेकिन इतने बड़े हमले की तैयारी एक रात में तो नहीं हो सकती। अमेरिका ने बीते महीनों में लगातार कैरिबियन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई है। कैरिबियन, आप रफली वो समझ लीजिए कि लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच का जो इलाका है, जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। लैटिन अमेरिका से ज़्यादा पास है, फ्लोरिडा के नीचे और लैटिन अमेरिका से ऊपर का समझ लीजिए आप। तो वहाँ के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो कैरिबियन रीजन है आपका। यूएस सदर्न कमांड के मुताबिक दिसंबर 2025 तक लगभग 15,000 अमेरिकी सैनिक इस इलाके में थे। नवंबर 2025 में ही अमेरिका का सबसे नया एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड वेनेजुएला के आसपास मंडरा रहा है। अपने पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ आए, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं और साथ में फोर्ड का एयर विंग भी है जिसमें फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। चलता फिरता लड़ाकू हवाई अड्डा है ये, और उसके साथ में उसके शिप्स। फिर वेनेजुएला के उत्तर में पड़ता है प्यूर्टो रिको। ये एक यूएस टेरिटरी है, मतलब अमेरिका के एक फुल स्टेट से कम है, लेकिन अमेरिका का हिस्सा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब अपने पीक पर था, तब 1943 में 1943 में यहाँ के सीबा शहर में अमेरिका ने एक नेवल एयर स्टेशन बनाया था, जिसे कहा जाता है रूजवेल्ट रोड्स नेवल स्टेशन। एक ज़माने में दुनिया के सबसे बड़े नेवल बेसिस में से था, लेकिन 2004 में बंद कर दिया गया, उतनी ज़रूरत नहीं रह गई थी। 2024 के सितंबर-अक्टूबर के आसपास डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर इस बेस को फिर रिवाइव किया गया और अब ये पूरी तरह से एक्टिव है, ऑनलाइन है। वेनेजुएला पर हमले से पहले यूएस एयरफोर्स के C-17 हेवी लिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट्स लगातार अमेरिका से उड़ान भरकर रूजवेल्ट रोड्स पर उतर रहे थे। प्यूर्टो रिको में यूएस नेवी के अलावा यूएस आर्मी और यूएस स्पेशल फोर्सेस के एसेट्स भी हैं। इसी तरह कैरिबियन में ही पड़ने वाले यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर जो हेनरी ई रोसन एयरपोर्ट है, उसे भी एक लॉजिस्टिकल हब में कन्वर्ट किया गया है। इन दोनों जगह से अमेरिकी फाइटर जेट्स मिनटों में वेनेजुएला पहुंच सकते हैं। इसीलिए अंदेशा जताया जा रहा था कि हमला होगा। अमेरिका की जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के ड्रोन्स और जहाज, स्पेशली जो AC-130 गनशिप्स हैं, उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट है एक C-130 जिसके अंदर एक आर्टिलरी गन होती है, उनको बीते महीनों में लगातार वेनेजुएला के आसपास देखा गया, छोटी नावों को टारगेट करते हुए। अमेरिका का कहना था कि इन पर ड्रग्स लदे थे।
आपने एक दो वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ऐसे तकरीबन 35 हमले हुए हैं एनवाईटी के मुताबिक, जिनमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इंटरनेशनल लॉ और ना ही अमेरिकी कानून ऐसे हमलों की इजाजत देता है और न ही यूएस कांग्रेस ने इसे अप्रूव किया था, लेकिन ट्रंप ने अगस्त 2025 में ही चोरी छिपे एक आदेश निकाला था जिसमें कहा गया था कि कार्टेल के खिलाफ अमेरिकी सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमले इंटरनेशनल वाटर्स में हुए थे, इसीलिए ग्रे लाइन है, ये लीगल किलिंग्स नहीं मानी जा सकती, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन भी कहा गया इसे। इसके बाद हमने अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स को वेनेजुएला से कच्चा तेल लेकर जा रहे ऑयल टैंकर्स पर जबरन उतरते हुए और उन जहाज़ों को भी अगवा करते हुए देखा था, सीज करते हुए कह लीजिए आप। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि ये जहाज वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ रहे थे, इसलिए कार्रवाई हुई। वैसे असली वजह थी कि वेनेजुएला की सरकार को जो कैश फ्लो चल रहा था इन कुछ शिप्स के जरिए, उसको रोका जाए ताकि दबाव बढ़े। एयरक्राफ्ट कैरियर, प्यूर्टो रिको, वर्जिन आइलैंड्स, ट्रिनिडाद टोबैगो में फौजी तैनाती, बोट्स पर हमले और तेल के टैंकर्स को अबडक्ट करना, ये वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए था। लेकिन अमेरिका का इरादा हमेशा हमला करने का था। ये बात साबित होती है उन जहाज़ों की लिस्ट से जो वेनेजुएला के ऐन बाहर तैनात किए गए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला की नाकेबंदी के लिए ऐसे जहाज़ भेजे हैं जो मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम आते हैं। फिर वहाँ यूएस नेवी के एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स भी तैनात हैं। छोटे मोटे एयरक्राफ्ट कैरियर आप इनको समझ लीजिए, जिनमें हज़ारों मरीन होते हैं, शॉर्ट नोटिस पर कंटेस्टेड बीच पर लैंड कर सकते हैं, जैसे डी-डे लैंडिंग्स थी। इन्हें कवर देने के लिए इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स पर V-22 ऑस्प्रे जैसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, टिल्ट्रोटर्स, साथ में मरीन कोर के वर्टिकल टेक ऑफ कैपेबिलिटी वाले F-35B फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, जो इनसे वास्प क्लास के जहाज़ों से लॉन्च किए जा सकते हैं। अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर हमला किया, तब सबसे पहले वहां के रडार कवर को जैम किया, फिर उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स को निशाना बनाया ताकि पीछे से आ रहे अमेरिकी जहाज़ों पर वेनेजुएला की एयरफोर्स या वहां की आर्मी हमला न कर सके। हिगुएरोते एयरपोर्ट से एक वीडियो आया है जिसमें एक बड़े धमाके के बाद बहुत सारे छोटे धमाके हुए, सेकेंडरी ब्लास्ट। कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ वेनेजुएला की एयरफोर्स की एक सैम बैटरी को हिट किया गया, सरफेस टू एयर मिसाइल्स बैटरी। ऐसा ही वेनेजुएला के अलग अलग शहरों में हुआ। राजधानी काराकास में मौजूद फोर्ट ट्यूना, जो कि एक बड़ा डिफेंस इंस्टॉलेशन है, दिल्ली कैंट समझ लीजिए आप वहाँ का, उस पर कई हमले हुए। काराकास में मौजूद एक ऊंची पहाड़ी पर कई कम्युनिकेशन टावर्स हैं, उसको भी टारगेट किया गया। तेज धमाकों के बाद आसमान में यूएस आर्मी के अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर नजर आए, यानी कि अमेरिकी ट्रूप्स वेनेजुएला की जमीन पर उतरने के इरादे से आए थे। चिनूक उसी लिए था, ट्रूप कैरियर है, एक टैक्टिकल लिफ्ट एयरक्राफ्ट आप समझ लीजिए, टैंडम रोटर, 2 पंखे होते हैं। इन्हीं को कवर करने के लिए आसमान में लगातार AC-130 गनशिप्स और दूसरे जेट्स भी उड़ते रहे। इस कोहराम के बीच यूएस आर्मी के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑप्स डिटैचमेंट डेल्टा, ये जिसको डेल्टा फोर्स कहते हैं, उसके जवान मदुरो की लोकेशन तक पहुंचे और उन्हें तेजी से अपने साथ ले गए, अगवा कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मदुरो कहाँ हैं, कैसे हैं? इसका जवाब अभी नहीं आया है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने ट्रंप से मदुरो के जिंदा होने के सबूत मांगे हैं, पर अभी तक ये बात नहीं पता चल पाई है कि मदुरो और उनकी पत्नी को एग्जैक्टली कहाँ ले जाया गया है। यूएस अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने बताया है कि मदुरो पर न्यूयॉर्क में नार्को टेररिज्म का केस चल रहा है, उन्हें इंडाइक किया गया है, आरोपी बनाए गए हैं, नशीली दवाएं और हथियार रखने का इल्ज़ाम है और अब उन्हें यूएस सॉइल पर यूएस लॉ का सामना करना पड़ेगा, इसी भाषा में लिखा है। अमेरिका में मदुरो पर 2020 से ही केसेस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम है, ड्रग तस्करी का, साजिश का, और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम रखा गया है। पहले $15 मिलियन था, फिर $50 मिलियन किया गया। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा है कि विदेशी सैनिकों की मौजूदगी वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला है और देश इसका जवाब देगा। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने आतंकवादी हमला कहा है इसे। इंटीरियर मिनिस्टर तो हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर टेलीविजन पर आया और कहा कि दुश्मन के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करे जनता। होने को ये सब पहले भी हो जाता, लेकिन अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर सीधे हमले की कोशिश नहीं की थी। मदुरो 2013 से राष्ट्रपति हैं। कितने ही अमेरिकी प्रेसिडेंट आकर चले गए। अपने पहले टर्म में भी ट्रंप ने मदुरो को धमकी दी थी, लेकिन एक्शन नहीं लिया। फिर 2020 में बाइडेन की सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मदुरो पर नार्को टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया। जस्टिस डिपार्टमेंट ने मदुरो और उनके कई करीबी सहयोगियों पर अमेरिका में ड्रग्स भेजने की साजिश का केस दर्ज किया और यहीं से मदुरो को सिर्फ एक तानाशाह नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कहना शुरू किया यूएस ने। जैसे हमने पहले बताया, इनाम भी बढ़ा दिया। अमेरिका का दावा था कि वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन गया है,
जैसे एक ज़माने में अफगानिस्तान के लिए कहा जाता था, नॉर्थ कोरिया वैसा ही है। ऐसा देश जहां सरकार खुद ड्रग तस्करी करती है। अमेरिकी अधिकारियों ने बार बार कहा कि कोलंबिया से निकलने वाली कोकेन वेनेजुएला के रास्ते कैरेबियन और फिर यूएस पहुंचती है। इस नैरेटिव को मजबूत करने के लिए डीईए, एफबीआई और यूएस कोस्ट गार्ड ने कैरेबियन में अपने ऑपरेशन तेज किए। हर बार जब समंदर में ड्रग से भरा कोई जहाज पकड़ा जाता तो प्रेस रिलीज में वेनेजुएला का नाम जरूर लिखा जाता। 2025 में जब ट्रंप की वापसी होती है तो वेनेजुएला उनके भाषणों में बार बार आता है। ट्रंप खुले तौर पर कहते हैं कि मदुरो एक क्रिमिनल डिक्टेटर हैं और यूएस उनको अकाउंटेबल बनाएगा। ये भाषा बार बार इसलिए इस्तेमाल की जा रही थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मदुरो को अपराधी बता दिया जाए, ताकि कल को अमेरिका वहां हमला करे तो युद्ध न लगे, क्राइम के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ एक सैनिक कार्रवाई लगे, मिलिट्री ऑपरेशन। मदुरो के आने के बाद से अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। डॉलर्स की भारी कमी हुई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी और पलायन हुआ और सरकार कमजोर हुई। अमेरिका को मालूम था कि अगर तेल की सप्लाई चेन को और नुकसान पहुंचाया जाएगा तो मदुरो शासन अंदर से और खोखला हो जाएगा और इसी रणनीति के तहत 2025 में अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड ने वेनेजुएला से जुड़े ऑयल टैंकर्स पर भी कार्रवाई शुरू की। इस बीच वेनेजुएला के अंदर भी हालात बिगड़ते रहे। आर्थिक संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे। सरकार कई बार इंटरनेट बंद करती थी, नेताओं को गिरफ्तार करती थी, विपक्ष पर विदेशी साजिश में शामिल होने का इल्जाम लगाती थी। यूएस और उसके सहयोगी देशों ने इन प्रोटेस्ट को मदुरो की वैधता खत्म होने का सबूत बताया। हालांकि मदुरो ने सेना और सुरक्षा बलों पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जो उनके लिए सबसे बड़ी ढाल थी। फिर अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर एक विकल्प भी पैदा करना शुरू किया। निर्वसन में रह रहे नेताओं को वैध प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया गया। यूएस मीडिया में यह नैरेटिव चलाया गया कि वेनेजुएला को पोस्ट मदुरो ट्रांजिशन की जरूरत है। यानी सवाल ये नहीं था कि मदुरो रहेंगे या नहीं, बल्कि ये था कि उनके बाद कौन आएगा। ऐसा नहीं कि इस बीच वेनेजुएला और अमेरिका के बीच सीधी बात नहीं हुई। मदुरो और ट्रंप के बीच अक्टूबर महीने में ही बात हुई थी। उस वक्त अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि ट्रंप ने मदुरो को कुछ ऑफर दिए थे ताकि वो सत्ता से हटें, लेकिन मदुरो ने ट्रंप के ये ऑफर ठुकरा दिए। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ऑफर से जुड़े अमेरिकी और वेनेजुएला के अधिकारियों का इंटरव्यू किया और एक रिपोर्ट पेश की जिसमें दावा किया गया कि मदुरो सत्ता में बने रहना चाहते थे। उन्होंने ट्रंप से कहा कि वह वेनेजुएला के तेल और दूसरे खनिज संपदा की हिस्सेदारी अमेरिका को दे सकते हैं। शेवरॉन का लाइसेंस रिन्यू इसके बाद हुआ भी, लेकिन ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया। बाद में बात भी पता चली कि मदुरो अपने ऊपर लगे क्रिमिनल रिकॉर्ड से छुटकारा चाहते थे, जो अमेरिका में हुआ है। कुछ और शर्तें भी थी, जैसे वो सेफ पैसेज चाहते थे ताकि सत्ता छोड़कर किसी दूसरे देश जा सकें, लेकिन अंत में बात बनी नहीं। 3 जनवरी की कार्रवाई को इस पूरे फ्रेम में देखा जाना चाहिए। अमेरिका ने इसे युद्ध नहीं कहा, बल्कि कानून का पालन कराने के लिए एक जरूरी एक्शन बताया। लेकिन इस बात में भी कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर मदुरो सच में ड्रग तस्करी के मास्टरमाइंड थे तो पिछले कई सालों में अमेरिका ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? अगर वेनेजुएला ही अमेरिका में ड्रग्स का सबसे बड़ा स्रोत है तो मैक्सिको और कोलंबिया की भूमिका कहाँ जाती है? क्या वहाँ पे भी हमला होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या किसी देश के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए वहाँ हमला किया जा सकता है? इंटरनेशनल लॉ इसे देखता कैसे है? यही सवाल आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति में डिस्कस होंगे। मदुरो का अपहरण हो गया है, इसकी पुष्टि के बावजूद वहां की सेना, वेनेजुएला की सेना के सामने दुविधा है। अगर वो पूरी ताकत से अमेरिका के खिलाफ जाती है तो देश को सीधा युद्ध झेलना पड़ सकता है जिसमें वो हारेंगे। अगर वो चुप रहती है या बिखर जाती है तो सरकार का ढांचा गिर सकता है। तो फिर देश किस दिशा में जाएगा? वहां वेनेजुएला के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति किसी वजह से हट जाएं तो उपराष्ट्रपति को सत्ता की कमान सौंपी जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि वेनेजुएला की जो करंट उपराष्ट्रपति हैं वो मदुरो की ही करीबी हैं। अगर उनके पास सत्ता जाती है तो ट्रंप अपना जो मकसद है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ऑयल, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन रिजर्व हैं। बहुत तेल है, ये किसी भी अरब देश से ज़्यादा तेल है। 1990 और 2000 के दशक में वेनेजुएला का तेल उत्पादन 3 मिलियन बैरल पर डे से भी ज़्यादा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, अमेरिकी प्रतिबंध आप कह लीजिए, उसके चलते ये गिरा। कई आलोचक ये भी कहते हैं कि ट्रंप की नज़र वेनेजुएला के तेल भंडार पर है। वो सिर्फ मदुरो को हटाने से उन्हें नहीं मिलेगा, उसके लिए ट्रंप को अपना एक पपेट वहाँ बैठाना पड़ेगा, कठपुतली। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अमेरिका ने किसी देश में इस तरह का प्रयोग किया है वहाँ आगे क्या क्या हुआ है, सिविल वॉर तक की चीज़ें गई हैं।
वेनेजुएला के मामले में अभी ये साफ होना बाकी है कि अमेरिका के इस कदम को वहां का समाज और राजनीति एग्जैक्टली कैसे देखते हैं। अब आते हैं दुनिया के रिएक्शन पर। पहले तो साउथ अमेरिका, जहां पे वेनेजुएला है, सब हैरान हैं। दो प्रॉब्लम्स हैं वहां के देशों के सामने। पहली तो ये कि अगर वेनेजुएला अस्थिर हो जाता है तो फिर उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, शरणार्थी संकट आएगा। फिर इन्हें यह भी देखना है कि एक विदेशी हमले का ये साथ दें या फिर वेनेजुएला का साथ देकर अमेरिका की लाल आंखों का टारगेट बने। वहां तो असली लाल आंखें हैं, वो कुछ कर भी देते हैं, है ना। गुयाना, कोलंबिया, ब्राजील, ये सब अपनी सीमाओं की तरफ अब देख रहे हैं। कोलंबिया में सुबह 3 बजे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसके बाद राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने वेनेजुएला से लगी सीमा पर फौज की तैनाती का हुक्म दिया। पेट्रो ने शांति की अपील की, साथ ही उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी मांगी है। गुयाना का वेनेजुएला के साथ सीमा विवाद चल रहा है। वहां के राष्ट्रपति इरफान अली ने कहा है कि उनका देश स्थिति पर नजर रखे हुए है, फौज को अलर्ट पर रखा गया है। इलाके के सबसे बड़े देश ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने कहा है कि अमेरिका ने लक्ष्मण रेखा पार की है और इसे एक घातक मिसाल कायम करने की तरह देखा जाएगा। लुला ने कहा कि इन हमलों से लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में विदेशी दखल का सबसे बुरा दौर याद आता है, बनाना रिपब्लिक्स वाला। वेनेजुएला के पड़ोसी त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि वेनेजुएला पर हुए हमलों में उनका देश शरीक नहीं था और वह वेनेजुएला के साथ शांतिपूर्ण संबंध ही चाहती हैं। इसके अलावा चिली और क्यूबा ने इन हमलों की निंदा की है। लेकिन एक जगह है साउथ अमेरिका में जहां एक नेता फूला नहीं समा रहा है, अर्जेंटीना। हावियर मिले ट्रम्प के लड़के हैं ये। सोशल मीडिया पर इन्होंने लिख दिया, आज़ादी आ गई, अमेरिकी हमलों का स्वागत किया। अब यूरोप आइए, वो कॉन्टिनेंट जो चीख चीख कर कहता रहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत को निंदा करनी पड़ेगी। एक देश का राष्ट्रपति अब अगवा हुआ है। अब देखिए इन्होंने कितनी शातिर भाषा का इस्तेमाल किया है। जर्मनी ने हालात पर गहरी चिंता बस जताई है, कहा है कि सरकार और सहयोगी देश मिलकर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बोलो ना कि हमला हुआ है तो गलत हुआ है, सही हुआ है। ब्रिटेन में की स्टामर कह रहे हैं कि पहले फैक्ट्स मालूम करूंगा फिर बोलूंगा, अभी तो इतना ही बता सकता हूं कि हमले में ब्रिटेन शामिल नहीं था। ईयू के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि मदुरो जी लेजिटिमेट तो नहीं थे, हम चाहते हैं कि हालात और खराब ना हो, यूएन चार्टर का सम्मान हो, रिस्ट्रेंट का पालन हो। रूस और चीन की प्रतिक्रिया खास तौर पर गौर करने लायक है। रूस ने इस हमले की खुलकर निंदा की है, लेकिन चीन ने अभी तक ऐसा बयान नहीं दिया है। उसने बस अपने नागरिकों को वेनेजुएला न जाने की ताकीद की है। चीन का एक डेलीगेशन इस हमले के घंटों पहले मदुरो से मिला था। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देश फिलहाल सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। रूस और चीन के लिए वेनेजुएला अहम है, इतना अहम नहीं है लेकिन कि अमेरिका से बैर मोल लिया जाए इसके लिए। एक और सवाल यह है कि अगर मदुरो अमेरिका की हिरासत में ही रहते हैं, वहां की जेल में, तो आगे क्या होगा। अमेरिकी कानून के तहत उन पर ड्रग तस्करी, भ्रष्टाचार और साजिश के मुकदमे चलाए जा सकते हैं, वही चलाए जाएंगे। वही रास्ता है जो नोरिएगा के साथ अपनाया गया था। लेकिन वेनेजुएला पैनामा नहीं है, बड़ा देश है, आबादी ज्यादा है और इसकी आंतरिक राजनीति ज्यादा जटिल है पैनामा से। मदुरो का ट्रायल अमेरिका के लिए कानूनी जीत हो सकता है, लेकिन वेनेजुएला के लिए ये पार वैक्यूम को और गहरा भी कर सकता है। अमेरिका की योजना साफ दिखती है, वो एडमंडो गोंजालेस को एक विकल्प के तौर पर पेश कर सकता है। खैर, अभी ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वेनेजुएला के औपचारिक रिएक्शन से काफ़ी कुछ साफ हो ही जाएगा। ये बात सच है कि मदुरो ने चुनाव में धांधली कर सत्ता हासिल की थी। चुनाव से पहले विपक्ष पर बैन लगाया, विपक्षी नेताओं की हत्या करवाई मदुरो ने, फिर नतीजे भी इस तरह अनाउंस किए कि किसी को भरोसा नहीं हुआ, कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं, पक्के आंकड़े नहीं। इसलिए ये बात हवा हवाई नहीं है कि मदुरो को वहाँ का लेजिटिमेट लीडर नहीं माना जा सकता। फिर मदुरो का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड बहुत खराब है। वेनेजुएला के ही नागरिकों को वहाँ की सरकार अगवा करती है ताकि अमेरिका से डील में यूज़ कर सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हालत बहुत ख़राब है और इन सारी चीज़ों में अमेरिकी प्रतिबंधों का ही हाथ नहीं है। वेनेजुएला बहुत करप्ट है और बहुत ही मिसमैनेज्ड। मदुरो में और उनके प्रशासन में ढेर सारी समस्याएं थीं, लेकिन क्या इन समस्याओं का इलाज वो है जो अमेरिका ने किया? लोकतंत्र, मानवाधिकार की चिंता और नार्को टेररिज्म का प्रश्न तो नॉर्थ कोरिया में भी है। क्या ट्रंप किम जोंग को कैप्चर करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर दिक्कत यह है कि नॉर्थ कोरिया में तेल नहीं है? ढेर सारे खेल एक साथ चल रहे हैं। पहले ईरान, फिर नाइजीरिया और अब वेनेजुएला। गल्फ से बाहर चीन के तीनों तेल स्रोतों पर अमेरिका चोट कर चुका है। क्या चीन वाला एंगल भी वजह है? इस हमले पर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठे हैं।
कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने पूछा है कि क्या राष्ट्रपति को इस तरह की कार्रवाई का अधिकार था। मानवाधिकार संगठनों ने वेनेजुएला में मरने वाले लोगों के लिए चिंता जाहिर की है। एक चिंता ये भी है कि अगर वेनेजुएला में हालात बिगड़ते हैं और शरणार्थियों की समस्या आती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा और अंततः अमेरिका पर भी। इंटरनेट पर कई तरह की बातें लिखी जा रही हैं, कुछ इसे ज़रूरी एक्शन बता रहे हैं तो कुछ इसे इंपीरियलिस्ट अटैक। तर्क है कि एक स्वतंत्र देश किसी पर इस तरह से हमला नहीं कर सकता। बीते रोज की बात है, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि अगर ईरान अपने प्रदर्शनकारियों का दमन करता है तो हम ईरान पर हमले के लिए रेडी हैं। बीते रोज की ही बात है कि वेनेजुएला की सरकार ने ट्रंप के इस बयान की निंदा की थी और आज वो खुद ही अमेरिका के हमले का शिकार हो गए हैं। तो वेनेजुएला में एक डेवलपिंग सिचुएशन है। हम लगातार वेनेजुएला के हालात पर नज़र बनाकर रखेंगे। सारे अपडेट्स आपको राजदूत में मिलेंगे, खबरगांव के बाकी वीडियो प्रेजेंटेशंस में मिलेंगे। उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ। आज का ये राजदूत साजिद ने लिखा था हमारे साथ मिलकर और अयान ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।